students, welcome to lecture 9 of your macroeconomics for class 12. Alright, so we have dealt with two sector models and three sector models in circular flow of income. अब हमें चार सेक्टर का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल पढ़ना है, विच इज rather complicated, ठीक है, and very much close to your real world. इसमें बहुत सारे एरोज हो जाएंगे तो कंफ्यूज मत होना, हम लोग एक एक पार्ट सेग्रीगेट करके आराम से पढ़ेंगे. बिफोर डाइविंग इनटू द डायग्राम, लेट अस अंडरस्टैंड कि फोर्थ सेक्टर में क्या ऐड हो रहा है. तो फोर्थ सेक्टर में फॉरेन सेक्टर इज एडिंग. नाउ फॉरेन सेक्टर का मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है. अभी तक के जो मॉडल्स थे वो क्लोज्ड इकोनॉमी को लेके चल रहे थे, वो क्लोज्ड इकोनॉमी के केसेस थे. अब हम ओपन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं इन फॉर्म ऑफ फोर सेक्टर. क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है? विच डजंट एंगेज इन इंटरनेशनल ट्रेड, whereas open economy it does engages in international trade in form of export and import. यहाँ पे autarky situation होती है, there is absence of any form of exports and imports. All right, let us move towards our डायग्राम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. सी, अभी तक सिंपल डायग्राम में हम क्या पढ़ रहे थे? पहले हमने पढ़ा टू सेक्टर जहाँ पे हाउस होल्ड और फर्म्स थे. फिर हमने टू सेक्टर का एक स्पेशल केस पढ़ा जिसमें कैपिटल मार्केट ऐड किया हमने. फिर हमने पढ़ा गवर्नमेंट को ऐड करके. अब हम पढ़ने जा रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को ऐड करके. नाउ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और हाउस होल्ड का एक बार हम कनेक्शन समझते हैं, तो जब हम डायग्राम पे देखेंगे तो वो हमें और अच्छे तरीके से समझ में आएगा. नाउ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का हाउस होल्ड के साथ क्या कनेक्शन है? सी, हाउस होल्ड दो काम करता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, एटलीस्ट दिस इज व्हाट आवर अजम्पशन इज. पहला, या तो हाउस होल्ड सेक्टर काम करने गया है फॉरेन सेक्टर में, है ना, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, उसके बदले वो वहां से रेमिटेंसेस भेज रहा है, वो अपने परिवार वालों को रेमिट कर रहा है कुछ पैसे अपने इनकम में से बचा के इंडिया में. फॉर एग्जाम्पल गल्फ कंट्रीज में, सऊदी अरेबिया में बहुत सारे लोग काम करने जाते हैं ना, तो वो दूसरे कंट्री में काम करने गए हैं और उसके बदले में वो अपने देश में रेमिटेंस भेज रहे हैं. समझ में आ गया? रेमिटेंस इज नथिंग बट द पेमेंट, द इनकम, द पार्ट ऑफ इनकम जो कि बाहर काम करने वाला अपने देश में अपने परिवार वालों को भेज रहा होता है. दूसरा, हाउस होल्ड सेक्टर का क्या काम होता है? दूसरा, उसने दूसरे देश से सामान मंगवाया होता है, यानी इंपोर्ट किया होता है. फॉर एग्जाम्पल गुची, अरमानी, लुई विटॉन, है ना, दिस दैट, वो इंपोर्ट कर रहा होता है. अब उसके बदले में उसको उस इंपोर्ट के पैसे देने होते हैं, यानी पेमेंट्स फॉर दोज इंपोर्ट्स. राइट, ये दो काम हो गए हाउस होल्ड सेक्टर के. अब हम देखते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और फर्म्स का क्या कनेक्शन होता है. तो फर्म या तो अपना बढ़िया सामान बना करके दूसरे देश को बेचेंगी, अपनी गुड्स एंड सर्विसेज, जिसके बदले में उन्हें रिसीप्ट्स मिलेंगी, ठीक है, फ्रॉम एक्सपोर्ट्स. दूसरा इनका काम क्या होगा? वो दूसरे देश से शॉपिंग करेंगे, फर्म अपने लिए शॉप करेंगे. अब यहाँ पे शॉप मैंने समझाने के लिए यूज किया है, ये करेक्ट वर्ड नहीं है, ये पर्सनल बेनिफिट के लिए या पर्सनल कंजम्पशन के लिए नहीं होता है. वो दूसरे देश से इंपोर्ट करवाते हैं अपने फैक्ट्रीज में लगवाने के लिए सामान. मान लीजिए कि BMW की यहाँ पे एक नई फैक्ट्री खुली है, अब वहां पे सामान नहीं है तो वो जर्मनी से मंगवा रहे हैं कुछ सामान, ठीक है. तो उसने क्या किया, फॉरेन सेक्टर से गुड्स मंगवाए. अब उसके बदले उसको पैसे तो देने ही पड़ेंगे, फ्री में तो कुछ नहीं मिलता. So payments for imports. These are the four types of connection between household sector, firms and rest of the world. अब ये सारे इंटरकनेक्टेड भी होते हैं बट बहुत सारे हम अज्यूम करके डिलीट कर रहे हैं फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ द मॉडल. नाउ ये वाला जो पार्ट है, इट इज शोइंग द इनफ्लो. दिस पार्ट इज शोइंग द इनफ्लो. जब हम पैसे
मंगवा रहे हैं दूसरे देश से, दूसरा देश हमें पैसे भेज रहा है, तो वो इनफ्लो हो जाएगा। और हम जब दूसरे देश को पैसे दे रहे हैं तो हमारी जेब खाली हो रही है, आउटफ्लो, बाहर जा रहा है, पैसे हमारे बाहर जा रहे हैं। इसी तरीके से जब हम एक्सपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट के बदले हमें पैसे मिलते हैं, तो वो जो मिले हुए पैसे होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे लिए इनफ्लो होते हैं। ठीक है। और जब हमको पैसे देने पड़ रहे हैं, जब हम उनसे सामान अपने लिए मंगवा रहे हैं फर्म्स, तो हम उसको आउटफ्लो बोलते हैं। हमें पैसे देने पड़ रहे हैं, हमारी जेब खाली हो रही है। ऑलराइट, तो दो बातें हमें यहाँ से समझ में आई। हाउस होल्ड क्या काम करता है, फर्म क्या काम करते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, और इनफ्लो और आउटफ्लो क्या होता है। ठीक है, इतना ही समझना है, बहुत आपको इसको हैवी नहीं लेके चलना है। वेरी सिंपली वील अंडरस्टैंड। नाउ लेट अस कम टू द डायग्राम। अब अच्छा एक चीज समझना, जैसे यहाँ पे हमने बोला ना कि हाउस होल्ड का क्या काम है और फर्म का क्या काम है, तो यहाँ पे हमने, मैं ऐसे ही आपको समझा देती हूँ, ये बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा नहीं तो। अभी डायग्राम में आप अपनी बुक्स में देखेंगे कि क्या होगा, सिर्फ मनी फ्लो दिखाएगा, राइट। जैसे हाउस होल्ड और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या किया हमने, पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स, सो हर मनी फ्लो के ऑपोजिट एक रियल फ्लो भी हो रहा है। ठीक है। सो नाउ व्हेन यू आर पेइंग फॉर इंपोर्ट्स, यहाँ पे फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हुआ होगा, बट ओवर क्राउडिंग ना हो जाए, डायग्राम में बहुत सारे एरोज ना हो जाए, इसकी वजह से क्या करते हैं, हम सिर्फ मनी फ्लो दिखाते हैं। ठीक है। तो बुक्स में अगर आपको सिर्फ मनी फ्लो दिखे तो ये मत कंफ्यूज होइएगा कि रियल फ्लो कहाँ गया या उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ऑफ कोर्स वन रियल फ्लो हैज बीन मेड, ताकि मनी फ्लो का इक्वल रिस्पॉन्ड हो सके, है ना। हमने पढ़ा था ना, ये सेम साइड, सेम कॉइन के दो अलग अलग साइड्स होते हैं, राइट। चलो अभी हम लोग अपना डायग्राम समझते हैं, देन वील रैप अप। हाउस होल्ड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को पेमेंट करता है इंपोर्ट्स के लिए, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हाउस होल्ड में रेमिटेंसेस भेजता है, फॉरेन रेमिटेंसेस भेजता है। ठीक है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फर्म्स को रिसीप्ट देता है फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, जो भी उसने एक्सपोर्ट मंगवाया है उसके बदले जो पैसे हुए वो फर्म्स को देता है। फर्म रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को पेमेंट देते हैं अपने इंपोर्ट्स के लिए। ऑलराइट, देखो बहुत सिंपल सा था, हमें इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ा क्योंकि हमने पहले ही बहुत सारी बातें इसकी समझ ली थी। नाउ इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो पढ़ लीजिए एंड देन यू विल बी गुड टू गो। एज वी हैव डिस्कस्ड, फॉरेन सेक्टर जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इंट्रोड्यूस करता है। एक्सपोर्ट इज नथिंग बट गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड टू कंट्रीज ब्रिंगिंग मनी इनटू द इकोनॉमी, राइट। एक्सपोर्ट्स में क्या होता है, इनफ्लो होता है मनी का, इनफ्लो ऑफ मनी। इंपोर्ट्स क्या होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज बॉट फ्रॉम अदर कंट्रीज सेंडिंग मनी आउट ऑफ द इकोनॉमी, यानी आउटफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो ऑफ मनी। रिमेंबर जब मैंने बोला था इक्वल और ऑपोजिट रिलेशन हो जाएगा, सो यहाँ पे इनफ्लो ऑफ मनी हो रहा है, तो इस केस में आउटफ्लो भी हो रहा है किनका, गुड्स एंड सर्विसेज का, जिनके बदले में हमें मनी मिल रही है, राइट। नेट एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं, एक्सपोर्ट्स में से आप इंपोर्ट को माइनस कर देंगे तो आपको नेट एक्सपोर्ट्स मिल जाएगा। पॉजिटिव नेट एक्सपोर्ट्स नेशनल इनकम में ऐड करते हैं, जबकि नेगेटिव अक्सर क्या, ऑलवेज नेशनल इनकम को रिड्यूस कर देते हैं। व्हेन वील बी स्टडीइंग इंडियन इकोनॉमिक्स, वील सी कि इंडिया में कितना प्रॉब्लम है इस नेट एक्सपोर्ट्स का, राइट। इंडिया अक्सर इंपोर्ट ज्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम। एक्सपोर्ट किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरिएबल होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बातें, जैसे हमने पढ़ा था लीकेजेस और इंजेक्शंस के बारे में,
इंपोर्ट एक तरीके का लीकेज होता है, इट इज ट्रीटेड नेगेटिवली। आप बहुत ज्यादा इंपोर्ट करेंगे वो आपकी इकोनॉमी के लिए घातक साबित हो सकता है। सो इंपोर्ट्स आर नॉट वेरी मच अप्रिशिएटेड। सो सेविंग्स, नाउ फाइनली सेविंग plus your taxes plus your imports, they are your this नल से टपटपाता हुआ पानी, which means leakages or withdrawal from the circular flow of income. दूसरा, investment, government spending and exports, they are the injections I plus G plus X, they are the injections in the circular flow of money. ठीक है, इकोनॉमी बैलेंस कैसे रहती है? अगेन S प्लस टी प्लस एम जब बराबर होता है I प्लस जी प्लस एक्स के, तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम सिचुएशन में होती है, राइट? माइंड यू, इससे कोई भी डिफरेंस हमारा डिसइक्विलिब्रियम की तरफ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ S प्लस टी प्लस एम इज ग्रेटर देन I प्लस जी प्लस एक्स, इस केस में क्या हो रहा है? इनकम फ्लो घट रहा है, इज रिड्यूसिंग। सी, ऐसे समझिए, आप लीकेजेस को हमेशा नेगेटिवली ट्रीट करो, ठीक है, और इंजेक्शंस को पॉजिटिवली। नाउ इफ योर नेगेटिव इज ग्रेटर देन योर पॉजिटिव, इसका मतलब है घट रहा होगा ना, सो इनकम फ्लो इज रिड्यूसिंग। दूसरे केस में क्या होता है? आपकी इनकम फ्लो इंक्रीजेस। ये क्या एग्जाम्पल है? S प्लस टी प्लस एम is smaller than your I plus G plus X. Alright. So here we finish everything that we need to know about circular flow of income. हमारा circular flow of income का जो भी जितना भी टॉपिक था वो हमने कवर कर दिया है, ठीक है। Now we are moving towards an introduction to national income. Very very important. सो नेशनल इनकम की आपको कई डेफिनेशंस मिलेंगी, यू विल सी मल्टीपल डेफिनेशंस ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नेशनल इनकम के अलग अलग एग्रीगेट्स होते हैं, बट इंडिया में नेशनल इनकम होता है क्वेश्चन मार्क। यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। अ हिंट इज इट स्टार्ट्स फ्रॉम एन एंड नॉट जी, ठीक है। सो एक डेफिनेशन आपको जो मुझे रेफरेंसेस बुक्स में दिखी वो ये थी, national income is defined as the money value of all final goods and services introduced by the normal residents of a country, whether operating within domestic territory of the country or outside in an year. This is one definition of national income as money value of final goods and services. ये GNP define कर रहा है। See, ऐसी कोई line by line definition तो नहीं है, but it is somehow टेलिंग यू अबाउट जीएनपी। तो नेशनल इनकम होता क्या है? अभी जब हम सर्कुलर, एक चीज तो हमने पढ़ ली है कि नेशनल इनकम फ्लो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और जैसे हमने सर्कुलर फ्लो में, आपको लग रहा होगा सर्कुलर फ्लो हम क्यों पढ़ रहे थे, इसलिए पढ़ रहे थे, ठीक है। सर्कुलर फ्लो में जैसे हमने पढ़ा कि मनी सर्कुलेट करती रहती है, देयर इज नो एंडिंग पॉइंट एंड नो स्टार्टिंग पॉइंट, ये सारे मनी फ्लोज और रियल फ्लोज के बारे में हमने पढ़ा। इसी से हम नेशनल इनकम डिराइव करते हैं, ठीक है। नेशनल इनकम आपके नेशन में जितने भी प्रोडक्शन हो रहे होते हैं उसकी मनी वैल्यू होती है ऑफ, अगेन जितने भी प्रोडक्शन हो रहे होते हैं, बट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ओनली, बाय हूम, बाय योर नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। कहाँ? ऑपरेटिंग विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री और आउटसाइड, कितने दिन में? करंट ईयर, यानी 1 अकाउंटिंग ईयर। ऑलराइट, अब इसमें से कुछ की टर्म्स हैं जो कि हम लोग जल्दी से समझ लेते हैं। इसके बाद जो हम लेक्चर में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे डायरेक्टली नेशनल इनकम की एग्जैक्ट डेफिनेशन और एग्रीगेट्स, ठीक है। अभी हम इस डेफिनेशंस में जो जो की पॉइंट्स आए हैं वो हम पढ़ते हैं, because this as well is important. First point was
Final goods and services. No, it was not the first. Money value was the first point. National income is the money value of all final goods and services. ठीक है, तो मनी वैल्यू क्या होता है, यानी मॉनेटरी एक्सप्रेशंस. ठीक है, मनी ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मनी गिव्स यू अ कॉमन डिनोमिनेटर, दैट्स इट, यही मतलब है. रियल फ्लो में अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो बहुत हेक्टिक हो जाएगा, हमें फिर सारा मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को मेजर करना पड़ेगा. मनी इसलिए इजी है क्योंकि ये कॉमन डिनोमिनेशन दे देता है, बस आपको यही बात इसमें से याद रखनी है. ठीक है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का क्या मतलब होता है. अब आप लोग स्मार्ट बच्चे हैं, क्यों, क्योंकि आपने सारे टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ा है. हमने पिछले लेक्चर में ये जाना कि इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में क्या डिफरेंस होता है, और हमने ये पढ़ा था कि क्यों इंटरमीडिएट गुड्स को हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करते हैं. सो नेशनल इनकम में क्या कैलकुलेट होता है, फाइनल प्रोडक्ट. एक बार जल्दी से समझ लेते हैं फाइनल प्रोडक्ट क्या होते थे. ये लाइन ऑफ प्रोडक्शन के बाहर आ चुके होते हैं. ठीक है, अब इनको फर्दर आप प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल नहीं करते हो. दे आर आउट ऑफ योर प्रोडक्शन लाइन एंड यू डू नॉट यूज इन प्रोडक्शन ऑफ अदर थिंग्स. तीसरा डेफिनेशन में क्या है, नॉर्मल रेजिडेंस. इसकी डेफिनेशन वास्ट है, इसका हम एग्जैक्ट डिफरेंस नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेते हैं. बट अभी के लिए नॉर्मल रेजिडेंट से आप ये समझिए कि वो ऐसे रेजिडेंट्स होते हैं जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, माइंडेड, दिस वर्ड इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में लाई करता है. नीड नॉट, ये जरूरी नहीं है कि वो इंडियन सिटीजन ही हो. सो सिटीजनशिप, ये याद रखना, सिटीजनशिप इज डिफरेंट फ्रॉम रेजिडेंसी. ऑलराइट, देन वी हैव अंडरस्टूड कि नेशनल इनकम क्या था. नेशनल इनकम हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट था, इट वाज अ फ्लो वेरिएबल. राइट, ये हम 1 ईयर में काउंट करते हैं. नेशनल इनकम इज काउंटेड इन एन ईयर, ये करंट आउटपुट को डिनोट करता है. वी एक्सक्लूड प्योर एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस. ठीक है, हमारा, हम इसमें एक ईयर का करंट आउटपुट ही कैलकुलेट करते हैं. सेकेंड हैंड गुड्स का परचेज, ये सब हम कैलकुलेट नहीं करते. ऑल्सो वन एक्सेप्शन, हम यहाँ पे भले ही सेकेंड हैंड गुड्स को कैलकुलेट नहीं करते हैं, बट जो ब्रोकरेज रेट है उसको हम जरूर कैलकुलेट करते हैं. पांचवा हमारा इंपॉर्टेंट फ्रेज था डोमेस्टिक टेरिटरी. अब डोमेस्टिक टेरिटरी refers to geographical or political boundary of the country. It refers to your geographical plus political boundary. पॉलिटिकल बाउंड्री में क्या क्या आ जाएगा, आपकी इंडियन एम्बेसी जापान में, ये आपकी पॉलिटिकल बाउंड्री है. तो जापान में जो इंडियन एम्बेसी है वो एक्चुअली डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया है. राइट, अब इन सबको इनकैप्सुलेट करिए और 2 मिनट बैठ के सोचिए कि नेशनल इनकम में हम क्या क्या ऐड करते हैं. अगर आपको ये सारे टर्म्स पता होंगे तो आपको डेफिनेशन रटने की भी जरूरत नहीं है, आप एग्जाम में बैठेंगे और आप तुरंत ही अपनी डेफिनेशन बना ले जाएंगे. ऑलराइट, ऑलराइट, चलो लेट अस मीट इन दी नेक्स्ट लेक्चर. कीप लर्निंग.